पढ़ने की जब बात आती है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फिर भी नंबर नहीं आते। अप्रैल से पढ़ रहे हैं फिर भी नंबर नहीं आते। मैम समरी भी पढ़ ली फिर भी नंबर नहीं आते। अब गलती होती कहाँ है, क्या क्या ट्रिक्स है, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, उसके लिए you'll have to observe this video carefully. Hello everyone, this is Nidhi Sethi and I am going to tell you how to score 95 plus marks in English. Now when the video is on, जब वीडियो को ऑन कर ही लिया है तो एंड तक बने रहना, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो भी ये सिली मिस्टेक कर देते हैं कि इंग्लिश की जब बात आती है तो उनके पूरे पेपर में, पूरे एग्जाम में अच्छे नंबर तो आ रहे होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? क्या उन्हें इंग्लिश नहीं आती? उन्हें इंग्लिश आती है, लेकिन उन्हें इंग्लिश में यहाँ तो खूब सारी बातें स्टोर होती है इंग्लिश में, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब उनकी इंग्लिश निकल नहीं पाती है। द रीजन इज कि जब भी इंग्लिश को पढ़ते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसको हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर उसे इंग्लिश में कैसे फ्रेम करोगे। तो इंग्लिश में फ्रेम करने का क्या तरीका होता है? इंग्लिश में फ्रेम करने का तरीका होता है कि आप पहले चीजों को समझे। अब सबसे पहले उसका पैटर्न देखो। इंग्लिश के अंदर जब रीडिंग इतने का है, राइटिंग इतने का है, ग्रामर और राइटिंग मिला के जब अपने 20 नंबर है और लिटरेचर 40 नंबर का है, तो क्या लिटरेचर को छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल भी लिटरेचर को छोड़ के जा नहीं सकते। लेकिन लिटरेचर के जो आंसर्स है वो कैसे फ्रेम होंगे? जब हमारी ग्रामर ही अच्छी नहीं, जब हमें इंग्लिश में बोलना ही नहीं आता, तो हम कैसे फ्रेम करेंगे आंसर्स? फिर कहते हैं कि मैडम लॉन्ग आंसर कैसे फ्रेम करना है बता दो। तो पहले ग्रामर समझो। ग्रामर में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना टेंसेस। ये टेंसेस समझ में आ गया कि जब मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं बोल रही हूं या मैंने बोल दिया, तो मुझे कौन सा टेंस फ्रेम करना है, मुझे कौन सा वर्ब यूज करना है, वो वर्ब समझ में आ जाता है। तो क्या हम एसवीए नहीं कर सकते? एंड ग्रामर की सीरीज की बात की जाए तो बैक टू बैक मैं पीवाईक्यूज उठा के, सैंपल पेपर्स उठा के बैक टू बैक आपकी प्रैक्टिस करा रही हूं, आप उन्हें भी देखें। डिटर्मिनर्स इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच तो आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस रिपोर्टेड स्पीच में नहीं पूछे जाते 10th की सीबीएसई में, ये ध्यान रखना। कई सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बट बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। तो आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। अगर मैं टेंसेस को इंपॉर्टेंट बता रही हूं तो टेंसेस के अंदर भी आपको बेसिक चीजें ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि डीप में घुस के आपको पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊं कि भैया यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा। दूसरी बात कि ऐसे मैं सेंटेंसेस जब फ्रेम कर पा रहा हूं तो मैं अपने एग्जाम में भी आंसर्स लिख पाऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल्स। मॉडल्स में क्या है? बस एक सोच बतानी है कि सामने वाले की पर्सपेक्टिव क्या है, सामने वाले का इंटेंशन क्या है किसी बात को करने का। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता था, मैं कर लूंगा, तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब आ जाते हैं अपने मॉडल्स। अब जब अपन बात करते हैं लिटरेचर की, तो सबसे मेजर दिक्कत यहाँ आती है लॉन्ग आंसर को फ्रेम करने में। तो फिलहाल जो टाइम है, आप एनसीईआरटी की पूरी बुक मत पढ़ो, आप क्या पढ़ो, सब समरी उठाओ। समरी उठाने के बाद सीधा जंप करो, कोई सी भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए आप समरी पढ़ने के बाद सीधा जंप करिए कहां पे? दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। अब आप जब 10 लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक रेफरेंस बुक से, एक चैप्टर को लेके, क्या हमें उसके अंदर खूब सारे कीवर्ड्स नहीं मिल सकते? अब सबसे पहला चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, लेटर टू गॉड। तो लेंचो के लिए क्या लिखोगे? सिंपली लिख दोगे लेंचो वाज अ फार्मर। सबसे पहली बात, समरी से आपको ये क्लियर हो गया कि उसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है अपना लेंचो, एक है पोस्टमास्टर। तो डेफिनेटली जब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करना है, लेंचो को क्या उम्मीदें थी, तो ये सारी चीजें आप अपने वर्ड्स में कैसे फ्रेम करोगे? तो जब बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे, तो कई सारे कीवर्ड्स आपको ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर से आराम से मिलेंगे, आई गारंटी। आप कोई से भी रेफरेंस बुक उठाइए, वहां से पढ़िए, यू विल बी इजीली एबल टू गेट। बात करते हैं लेंचो के बारे, तो लेंचो वाज अ फार्मर लिखने की बजाय क्या हम ये नहीं लिख सकते लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो वाज एन इंडस्ट्रियस फार्मर? अब जब पता है वो मेहनती है तो एक एडजेक्टिव लगा दो ना, व्हाट इज अ बिग हार्म। आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ भी लिया था एक टाइम पे, तो आपने वहां से एक लाइन नोट कर ली थी कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो ऑक्स ऑफ अ मैन ये लाइन ऐड कर दिया आपने, हेल स्टॉर्म्स वर्ड को ऐड कर दिया आपने, बोल दिया उसका कितना फेथ था। तो ऐसे अच्छे वर्ड, रादर देन सेइंग उसे ट्रस्ट था, तो हम बोल सकते हैं उसे फेथ था। कैसा फेथ था? जो हिला नहीं सकता कोई, अनवेवरिंग फेथ था, अनशेकिंग फेथ था। तो ऐसे वर्ड्स को जब हम यूज कर लेते हैं, और वो कहां से मिलते हैं? वो कहीं से उड़ के नहीं आएंगे, वो हर चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद जब आप 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, कोई से भी चैप्टर का 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपने देख लिया, वहीं से आपको बतेरे वर्ड्स मिल जाएंगे। बतेरे मतलब वहीं से आपको खूब सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप इजीली उठा के अपने आंसर्स में लिख सको, और आपको कोई अलग पेन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर्स लिखते वक्त बोर्ड में आपने उसी पेन से, जिस भी पेन से आप लिख रहे हो, उसी पेन से सिंपली अंडरलाइन कर देना। दूसरी गलती जो आप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर देख रहा है, वो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने कुछ लिख दिया, लिखने के बाद मैंने कहा अच्छा ये 3 नहीं लिखना था, मुझे तो 30 लिखना, तो मैंने इसको ऐसे 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 करके क्रॉस कर दिया। सबसे बड़े गंदी आदत ये मत करना। इसको सिंपली अगर ऐसे लिखा है, आपको कट करना है, एक बार कट किया और फिर अपना आंसर लिख दिया।
स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखेंगे और स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान अपने आप आ जाएगा जब आप ये दोनों काम करने लग जाएंगे। कोई सा भी दूसरा कैरेक्टर उठा लो। अब बात करते हैं अगर मैडम राइड्स द बस के बारे, उसमें आपने कितने मेन कैरेक्टर है? उसमें वली ही है जो मेन कैरेक्टर है। वली जब मेन कैरेक्टर है तो वली के लिए क्या हम कुछ एडजेक्टिव नहीं ला सकते कि वो कितनी ज्यादा करेजियस थी? एक 8 साल का बच्चा कितना ज्यादा करेजियस है, उसमें हिम्मत है। जब ये माइंड में है आपके कि भैया वो तो बहुत हिम्मत वाली बच्ची थी, तो हिम्मत के लिए वर्ड ढूंढो। मैं नहीं कह रही डिक्शनरी में जाओ, यही 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ लो, यू विल बी एबल टू गेट इट। वली हैड अ लॉट ऑफ ऑडेसिटी, वली वाज टू करेजियस। तो इस तरह से अपने आप शब्द मिलेंगे जो आपने अपने आंसर्स में फ्रेम करने हैं। दैट्स इट, आपको कुछ भी रट के नहीं जाना है। अब जब बात करते हैं आपके राइटिंग सेक्शन की, तो हमने ऑलरेडी लिटरेचर से ही इतने सारे वर्ड्स पढ़ लिए कि कल को कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन भी आ जाती है राइटिंग सेक्शन के अंदर, जहां पे बॉडी में हमें सारी की सारी बात डिटेल में लिखनी है, टेंसेस हमें समझ में आ गए, आंसर्स कैसे फ्रेम करना है समझ में आ गए, तो क्या हम नहीं लिख सकते राइटिंग सेक्शन? दो चीजें आती हैं उसके अंदर, फॉर्मेट आप अच्छे से पढ़ लो। फॉर्मेट अगर अच्छे से लर्न है तो एटलीस्ट सपोज मैंने ही अगर फॉर्मेट गलत लिख के दिया और आपने पेपर खोला मेरा, तो विल यू बी रेडी टू गिव मी एनी मार्क? आप बोलोगे अरे इसको तो फॉर्मेट लिखना नहीं आता, इसको तो यही नहीं पता सेंडर्स एड्रेस कहां होगा, रिसीवर्स एड्रेस कहां होगा, देन मैं मार्क्स कैसे दूं? यू विल लूज इंटरेस्ट कि अंदर इसने हो सकता है बॉडी अच्छी लिखी हो, ओपनिंग लाइन क्लोजिंग लाइन अच्छी लिखी हो, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं दूंगा इसकी चीजों पे। व्हाई? बिकॉज इसको तो फॉर्मेट ही नहीं पता। सो दैट इज व्हाई फॉर्मेट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आप फॉर्मेट अपने अच्छे से याद कर लो कि क्या होता है फॉर्मेट। स्पेशली लेटर राइटिंग आती है। अब लेटर राइटिंग में भी हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे लेटर्स हैं। वी हैव लेटर ऑफ कंप्लेन, वी हैव लेटर टू ऑर्डर, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑल्सो। ठीक है, बिजनेस के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेन के लिए लेटर लिख रहे हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे यही आता है लेटर टू द एडिटर, जहां पे आप सोसाइटल कंसर्न को पेश कर रहे हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ द एस्टीम न्यूज़पेपर। अब यही ओपनिंग लाइन अगर रट रखी है तो इसको भी बदलने की कोशिश करो। उसके लिए अगेन क्या करोगे? कोई सी भी रेफरेंस बुक उठाया, उसमें से पढ़ा ओपनिंग लाइन क्लोजिंग लाइन, एंड वहीं से आपने इंप्रेशन अपना जमा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, जब रीडिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो रीडिंग सेक्शन तो ऐसी चीज है जो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर जितने मैंने अभी खोल मारे हैं ना इन 10 दिनों के अंदर, जितने भी सैंपल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, व्हाट आई हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व, अनसीन पैसेज तो इतने हैं दुनिया में कि सीबीएसई को रिपीट करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। अब जब वो रिपीट ही नहीं कर रहा तो आप ये आंख बंद करके मत चलना सैंपल पेपर में आया था तो ये मेरे क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, ये होने वाला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए आप ऑल्टरनेट डेज प्रैक्टिस करो ना। जो शाम को बैठ के फोन चलाते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, फॉरवर्ड कर रहे होते हैं इधर उधर, या फालतू के वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो बच्चे, थोड़ा सा कंट्रोल, ज्यादा नहीं। और कब तक कंट्रोल? आपके एग्जाम तक, 15 फरवरी तक कंट्रोल कर लो। उसके बाद जितने मर्जी रील्स हैं वो शेयर करते जाना, देखते जाना। उतना टाइम में आप 1 घंटा लीजिए, आधा घंटा लीजिए, पैसेज को पढ़ो, पैसेज पढ़ के देखो कि क्या मैं आंसर आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। और हाँ, ये गलती मत करना जो मैंने भी, मतलब मैंने किया तो नहीं था लेकिन मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे करते हैं। कईयों को ना जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, पैसेज पढ़ते पढ़ते उन्हें आ जाती है नींद, अब हो जाता है उनका टाइम खराब। तो पैसेज पढ़ते पढ़ते अगर नींद आ जाती है, उसी के लिए ऑल्टरनेट डेज आप प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम टाइम में जब आप बैठो तो आप घबराओ नहीं कि अरे इतना बड़ा पैसेज है, कैसे पढ़ूंगा, कैसे होगा। बच्चे की आदत होती है पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर आते हैं पैसेज में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन अगर पैसेज में, सॉरी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको लगा पैसेज नंबर 3 से आंसर मिल रहा है इसका, लेकिन इसकी कोई थोड़ी सी भी रेलेवेंसी पैसेज नंबर 2 या पैसेज नंबर 4 में हुई और आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिला, तब क्या करोगे? इसलिए बेहतर यही रहता है कि पैसेज पढ़ो, अंडरलाइन करते चलो। जब लॉन्ग आंसर्स पढ़ रहे हो लिटरेचर में, अंडरलाइन करते चल रहे हो सारे कीवर्ड्स को, तो क्या पैसेज में नहीं कर सकते कीवर्ड्स को अंडरलाइन? पढ़ पढ़ के हम इतनी हैबिट हो गई कि हम ऑल्टरनेट डेज अगर रीडिंग का कोई पैसेज उठा ले तो हम उसे भी कर सकते हैं। वहीं से होगी आपकी प्रैक्टिस, वहीं से सिर्फ वहीं से यू विल बी एबल टू स्कोर 95+ इन इंग्लिश। जो बड़े बड़े टॉपर्स भी गलती कर देते हैं, वो गलती आई होप जो भी इस वीडियो को एंड तक देख रहा था वो ये गलती नहीं करेगा, अगर वो ये सारे रूल्स को फॉलो कर लेता है तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।